ठीक है, क्रांतिकारी या फिर उग्रवादी। उग्रवादी कह लीजिए। चलिए, परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग, मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कल इसके पीछे तक हो चुका है। ठीक है, पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का प्रयोग जनाधार को बढ़ाने एवं राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में किया। ठीक है, मेला में क्या होता है, मेला में सर्वसाधारण लोग आते हैं जिससे भीड़ लगती है। तो इन लोगों ने मतलब सोचा से कहीं न कहीं से अगर मेला लगाने से क्या होगा, लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की और फिर शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र पुटी बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। तो गणपति उत्सव की शुरुआत शिवाजी ने कब की थी? 1893। गण 1893। बिल्कुल ठीक है, 1893 में की गई थी। ठीक है, और बताइए यहाँ शिवाजी उत्सव की? 1895। 1895। थोड़ा टाइटल को स्पेक्ट्रम लिख दीजिए तो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मतलब ये चीजें हुई थी। ठीक है, बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने में किया गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो ये दोनों उत्सव जो है आगे चल के इंडियन मूवमेंट जो चलेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पे बल, इस भावना के प्रचार से, ठीक है, इस भावना के प्रचार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं विश्वास की भावना को बल मिला तथा गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम एवं अभियान चलाए गए, जिसे जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बाल विवाह पे रोक, दहेज प्रथा का विरोध एवं मद्य निषेध इत्यादि मतलब प्रमुख थे। ठीक है, तो आत्मविश्वास या आत्मशक्ति का भावना पे बल मिला, जिससे मतलब जाति प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह पे मतलब रोक लगा दिया गया। बाल विवाह पे रोक लगाने की तिलक ने कोशिश किया था, बाल विवाह पे रोक लगाने का प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, तिलक ने भी बाल विवाह पे रोक लगाने की प्रयत्न मतलब किया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और दहेज प्रथा का विरोध एवं मद्य निषेध इत्यादि का प्रमुख मतलब उद्देश्य थे। ठीक है, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम की बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया तथा अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए। तो बीपीएससी यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है, से रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में जो मतलब नेशनल कॉलेज खोला गया था, उसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो उसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन हो जाएंगे? तो अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। शीघ्र ही देश के कई अन्य भागों में नेशनल कॉलेज एवं, ठीक है, कॉलेजों की स्थापना की गई। साहित्यिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1906 में, जिससे देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार में प्रोत्साहित किया गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्था की स्थापना की गई तथा मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त हेतु जापान भेजने की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया गया, प्रचार किया गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है, मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ भेज दिया गया? तो जापान भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया उनको? तो जापान भेजा गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे भेजा गया? तो उनको जापान भेजा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, वैसे उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया जो कि मतलब क्या थे, स्वदेशी थे या फिर मतलब देशज थे। ठीक है, अब देखेंगे स्वदेशी स्वदेशी एवं, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। कल भी मैं बताया था स्वदेशी को बढ़ावा कब मिलेगा? जब हम लोग क्या करेंगे, विदेशी कपड़ों का, विदेशी उद्योग का मतलब बहिष्कार करेंगे। तो लोगों का जरूरत कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, लोगों को जरूरत है, उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो जहां पे विदेशी कपड़ों का, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए स्वदेशी उद्योग निकल कर आया और ऐसे करके स्वदेशी उद्योग को काफी अधिक मतलब प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अनेक कपड़ा की बात करेंगे तो अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, हथकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गई, जो कि मुख्य रूप से क्या थी? भारतीय थी। कैसी थी मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से आपकी ये भारतीय थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बी ओ चिदम्बरम पिल्लई का तूतीकोरन में राष्ट्रीय जहाज रानी उधम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि विदेशी स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के समुचित चुनौती प्रस्तुत की। अब यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई की बात करेंगे तथा मद्रास के तूतीकोरिन में इन्होंने राष्ट्रीय जहाज रानी उधम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने, ठीक है,
यहाँ पे खोला, जो कि मतलब विदेशी स्टेट नेविगेशन कंपनी के सम्मुख मतलब क्या की, तो चुनौती प्रदान की। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की बात करेंगे तो प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसी समय अगर बात करेंगे तो भारतीय व्यापारियों ने व्यापारिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, मतलब सभी लोगों ने मतलब देखा से विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो उसके पैरेलल में सारी चीजें मतलब धीरे धीरे बंगाल और मतलब आसपास के क्षेत्रों में मतलब या आसपास के राज्यों में मतलब खोली जाने लगी, ताकि मतलब लोगों की जरूरत को पूरी की जा सके। इससे मतलब क्या हुआ, तो भारतीय उद्योग को मतलब क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, क्योंकि लोग पूरी तरीके से विदेशी चीजों का मतलब बहिष्कार करने के सोच चुके थे। आप चलेंगे सांस्कृतिक जगत में प्रभाव क्या पड़ा, तो इस काल में महान राष्ट्रवादियों तथा रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। ठीक है, इसी अवसर पर बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित अमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत, जो आगे चलकर ठीक है बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का अभूतपूर्व प्रेरणा तथा बांग्लादेश ने आगे चल के इसे मतलब क्या किया, राष्ट्रगान मतलब के रूप में अपना लिया। पूरा अमार सोनार बंगला जो है बांग्लादेश का राष्ट्र नहीं बनता, शुरू का शायद 11 लाइन है सर। ठीक है, शुरू का कुछ लाइन है, वही शायद बांग्लादेश का मतलब राष्ट्रगान बनता है। ठीक है, उसी तरह तमिलनाडु में देखेंगे तो सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की, जो कि अमार सोनार बंगला जिस तरीके से मतलब जो थी ना, उसी तरीके से मतलब ये भी थी। ठीक है, ये दक्षिण भारत में थी। स्वदेश गीतम की बात करेंगे दक्षिण भारत में थी, अमार सोनार बंगला की बात करेंगे तो पूरे बंगाल में था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे के सारे सांस्कृतिक प्रभाव जो थे कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा पड़े। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया तथा मुगल, अजंता एवं राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, विक्टोरियन प्रकृतिवाद मतलब ये विदेशी चित्र का एक प्रकार था, उसके वर्चस्व को तोड़ा गया तथा देसी चित्रों को मतलब उसके जगह पर प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें से बात करेंगे तो मुगल हो जाएगा। ठीक है, मुगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो अजंता एवं राजपूत काल की मतलब चित्रकला जो थी, इनमें मतलब क्या थी, प्रमुख थी। ठीक है, साथ में बात करेंगे तो यहाँ पे अजंता एवं राजपूत काल की चित्रकला तो इसमें प्रमुख थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते तो आगे क्या निकल कर आता है, प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने ठीक है भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, नंदलाल बोस वही है जो कि आगे चल के आप भारतीय संविधान जब बनेगा तो नंदलाल बोस अपने हाथों से उसमें मतलब क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। कभी प्रश्न पूछेगा भारतीय संविधान में अपने हाथों से चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन थे, तो नंदलाल बोस थे। ठीक है, ये नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, ठीक है, नंदलाल बोस के अगर पूछा जाएगा किसका शिष्य थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही मतलब एक भाई हुआ करता है। क्या नाम था उनका, भाई नहीं भतीजा था साथ, जो कि बहुत बड़े पेंटर थे, जिसने भारत माता का भी चित्र अब बनाया था। क्या नाम था, अवनींद्रनाथ टैगोर ना, हाँ बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर अमिंदनाथ टैगोर। ठीक है, उनके वो शिष्य थे भाई ही थे नंदलाल ना। बोस। ठीक है, भाई ही थे। ठीक है, तो उनके शिष्य थे नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस जो थे ना, उनके शिष्य थे। ठीक है, तो ये लोग जो थे ना वेस्टर्न जो ये चित्रकला जो थी ना, दो तरह की, एक पश्चिमी चित्रकला के जो थे ना, ये लोग बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उन्हीं के शिष्य नंदलाल बोस थे, तो उन्होंने मतलब भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान तो दिया था। नंदलाल बोस भारतीय संविधान सभा पे अपने हाथ से चित्रकारी करने के लिए जाने जाते। एक ने चित्रकारी किया था, एक ने अपने हाथों से लिखा था। उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, तो प्रेम बिहारी रायजादा का भी नाम याद रखिएगा और नंदलाल बोस जी का भी नाम याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, वही 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले गौरव हासिल किया। ठीक है, ये जो स्थापना जो किया गया था ना, अम्बिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही शायद इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसकी ये छात्र थे, शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पे एक और भी इसके समकालीन एक और भी निकल कर आएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा के ये लोग ना बहुत बड़े विरोधी थे, मतलब यहाँ के जो भी मतलब यहाँ पे स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो रहेगा ना, राजा रवि वर्मा के पेंटिंग के बहुत बड़े ये लोग विरोधी थे। ठीक है, दोनों में हमेशा संघर्ष होता है। हालांकि राजा रवि वर्मा भी उस समय के बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलेंगे, वो कहीं के राजा उजा नहीं थे, राजा की उनको उपाधि मिली थी, त्रावणकोर से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर वो कोई राजा नहीं थे। ये नंदलाल बोस के बारे में क्या बताए थे इन्होंने, भारतीय संविधान में क्या चित्र बनाए?
अपने हाथों से चित्र बना। भारतीय संविधान को जब खोलेंगे ना तो उसमें कहीं पे महाभारत की कुछ तस्वीरें ली गई है, कहीं पे रामायण की कुछ तस्वीरें ली गई है, कहाँ पे कोई मतलब कुछ बढ़िया सा मतलब कुछ बनाया हुआ, तो उसको नंदलाल बोस ने अपने हाथों से बनाया, मतलब प्रिंटेड नहीं है। हमारा संविधान हाथों से ही लिखा गया है, ठीक है, हमारा संविधान मूल रूप से हाथों से लिखा गया है, हाथों से चित्र बना, बाद में उसको प्रिंट करवाएगा। प्रिंट कहाँ से करवाएगा ये भी प्रश्न पूछता, मुझे याद आगरा या लखनऊ की तरफ से कहीं से प्रिंट करवाते, यूपी का ही कोई शहर है। देहरादून देहरादून से। देहरादून, अच्छा देहरादून से, हाँ तो यूपी ही बताया, उस समय तो यूपी ही था ना, यूपी से ही मतलब प्रिंट करवाया गया था उस समय देहरादून से। हाँ तो वो प्रिंटेड नहीं है, मूल रूप से हाथों से लिखा गया है, बाद में उसको प्रिंट करवाया गया है, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पे क्या कुछ लोग निकल कर आएंगे, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु केस्कोग्राफ के आविष्कारक थे, हालांकि इन्होंने केस्कोग्राफ को मतलब बाद में पेटेंट कराने की कोशिश की तो हो नहीं पाया, तो इनको कभी नोबेल वगैरह नहीं मिला, लेकिन केस्कोग्राफ का आविष्कारक यही है। प्रफुल्ल चंद्र राय एवं वैज्ञानिकों ने, प्रफुल्ल चंद्र राय एवं अन्य वैज्ञानिकों ने, ठीक है, महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में मतलब प्रशंसा की गई, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं से सारी चीजें जो निकल कर आती है स्वदेशी मूवमेंट के आसपास की है, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के मतलब उस समय अगर पूछेगा उसका विकास का दायरा पूछेगा तो बहुत सारे फैक्ट लिख सकते हैं, मतलब क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। तो आप लोग चाहे तो सांस्कृतिक जगत में प्रभाव देख सकते हैं, क्या क्या प्रभाव स्वदेशी तथा देशज उद्योगों को प्रोत्साहन मिला इससे, क्योंकि आप विदेशी, वो विदेशी चीजों को बहिष्कार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके जगह पे क्या रिप्लेस करेगा, तो स्वदेशी चीजें ही उसके जगह पे रिप्लेस करेगी। उसके बाद एक फैक्ट मैंने क्या बताया था, एक फैक्ट था स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं। आत्मविश्वास तथा आत्मशक्ति के भावना पे बल दिया गया, सॉरी बल दिया गया, जिसमें मतलब क्या था, जाति प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह का रोक लगाया गया, ठीक है, दहेज प्रथा का विरोध किया गया, मद्य निषेध मतलब शराबबंदी, ठीक है। ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप चलेंगे जन जन सहभागिता का दायरा के बारे में देखेंगे तो विद्यार्थी सबसे पहले, किसी भी मोमेंट पे विद्यार्थी का बहुत बड़ा मतलब रोल रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें मतलब विद्यार्थी ने मतलब क्या क्या अपने योगदान देते हैं स्वदेशी मूवमेंट में, उसके बारे में जरा देखेंगे। तो देखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया और छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार के रूप में अपनाया, तब बहिष्कार संबंधी धरनों एवं संपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत गुंटूर हो गया, मद्रास हो गया, सलेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट ही इतना बड़ा चल चुका था, तो गांधी जी भारत में जब आगे चलकर असहयोग चलाएंगे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया मतलब असहयोग चलेगा, रीजन यही था। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट भारत में पहले से चल रहा था, तो एक मतलब गांधी जी को असहयोग चलाने के लिए एक नहीं होता है कि रास्ता जो था पहले से मिल चुका था, ठीक है। किंतु उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थानों के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता में छात्रवृत्ति पे रोक लगा दी गई, ठीक है। ये बड़ा मतलब गलत कदम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया गया तथा उन्हें गिरफ्तार करके अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, किंतु इनके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ, वह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। तो पहले तो जहां से छात्र बिलोंग करते थे उस कॉलेज के छात्रवृत्ति वगैरह जो फंडिंग वगैरह मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, सब बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ा इन पे मार तब पड़ी जब ये किसी भी सरकारी नौकरी में तक अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने मतलब स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये छात्रों की भूमिका थी। आप चलेंगे महिलाओं की क्या भूमिका रही, ठीक है। तो महिलाओं की भूमिका को देखेंगे जरा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि घर की चार दीवारी में केंद्रित महिलाओं ने, विशेष करके शहरी क्षेत्रों में की मध्य वर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। पहला अवसर था, ठीक है, ये पहला अवसर था जब महिलाओं ने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले के मोमेंट में महिलाओं का कहीं भी आपको, ठीक है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फर्स्ट अवसर था जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से महिला की भूमिका आपको सबनीय अज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा। सबनीय अज्ञा आंदोलन में तो बहुत बड़े पैमाने पे इसका काम किया था, खास करके गांधी जी की वाइफ ने और भी बहुत सारे महिलाओं ने मतलब लोगों के घर घर तक मतलब महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। महिलाओं ने कंधे में कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। यही रीजन था कि कहीं ना कहीं से लोगों को बैटिंग किस तरीके से करना था, लोगों का अंदाजा मिल चुका था। यही सारे चीज जो आगे चल के मतलब क्या होता है
आगे चल के आपको देखने को मिलती है, जो कि गांधी जी को काफी हेल्प करती है। ठीक है, मुस्लिम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रीजन क्या था स्वदेशी आंदोलन की? सबसे बड़ा रीजन, अगर सबसे अच्छी चीज बात करेंगे तो मुस्लिम हिंदू एकता के लिए एक बहुत बड़ा मतलब चीज निकल कर आती है। ठीक है, मुस्लिम हिंदू एकता के लिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, जैसे कि इसे मतलब उसने बोला था भाई हम प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मतलब बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः कारण क्या था? तो मुख्यतः कारण यही था से मतलब से दो रीजन था कि जनसंख्या तो अधिक थी, जनसंख्या में हिंदू मुस्लिम को बांटना था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में क्या थे, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, पश्चिम बंगाल की बात करें जो भी वर्तमान वहां पे हिंदुओं की संख्या अधिक थी। एक जगह मुस्लिम अल्पसंख्यक में थे, एक जगह हिंदू अल्पसंख्यक में थे, इसको बांटने का काम किया गया था। तो देखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इनमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन तथा गजनबी मौलाना आजाद के नाम उल्लेखनीय है, किंतु उच्च एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे, उन्हें बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। रीजन क्या था बंगाल विभाजन? क्योंकि इन लोगों को नहीं बोलते लॉलीपॉप मिल चुका था। आपको पता होना चाहिए बंगाल विभाजन जिस समय होता है उसी के आसपास 1905 के आसपास ही मतलब शिमला में जाके मिलते हैं। इन लोग को बोल दिया गया था ठीक है से आपको मतलब हम मतलब आगे की तौर पे एक पार्टी के तौर पे हम आपको देखते हैं। अब मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं से बढ़ावा देने का काम ब्रिटिश ने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लेकिन आम मुसलमान लोग जो थे, ठीक है, आम मुस्लिम लोग जो थे, उन्होंने मतलब आम जनता जो थे जो कि इस्लाम से संबंध रखते थे, उन सभी ने मतलब क्या किया था, बंगाल विभाजन का विरोध ही किया था। लेकिन बड़े नेता थे जैसे सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन के समर्थन किया था, घोषित किया कि इससे मुस्लिम आबादी बहुल पूर्वी बंगाल का नया राज्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी राजधानी बनाने की बात किसे कही गई थी? इसे राजधानी किसे बनाया जाएगा? पूर्वी बंगाल जो बनाएंगे उसकी ढाका राजधानी कहाँ बनेगा? ढाका ढाका बनेगा। ठीक है, कहाँ? बिल्कुल ढाका बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहन करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1905 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों, देवी देवताओं का आह्वान करने वाले मुस्लिम नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति ने भी मुस्लिमों को इस आंदोलन से बाहर रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे सपोर्ट मिल भी रहा था, बहुत सारे जगह पे विरोध था, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन आम जनता जो भी मुस्लिम जो थे जो कि इस्लाम से संबंधित सबने मतलब क्या किया था, सपोर्ट ही किया था। लेकिन बड़े लीडरशिप जो थे वह मतलब इसे दूरी बना के रखे, या फिर मतलब मुस्लिम लीग की जो नीति जो थी उसका मतलब उन लोगों ने अनुसरण किया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग मुस्लिम के बारे में पढ़ लिए, महिलाओं के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग छात्र के बारे में पढ़ लिए, अब आते श्रमिक के बारे में आते हैं। ठीक है, श्रमिक का क्या योगदान था? तो श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ की बात करेंगे तो प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि एवं नस्लीय अपमान प्रधानतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों के में, ठीक है, मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दों पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में बंड कंपनी ने 247 बंगाली बाबुओं के कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे अपमानजनक समझते थे, ठीक है, बहिर्गमन किया, तो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। ठीक है, सरकारी छापाखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप, ठीक है, रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई। 1905 और 1908 के बीच पटसन कारखाने में प्राय हड़तालें होती रही, जिसे विभिन्न संयमों में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई ने टूटीकोरिन की बात करेंगे और तुर्वेन वैली की बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने विदेशी स्वामित्व वाले पटसन मिलों पे हड़ताल का नेतृत्व किया। मतलब जहां जहां भी मतलब जो भी विदेशी प्रतिनिधित्व वाली जो भी मतलब मिले वगैरह थी, सभी जगहों पे मतलब क्या किया गया था, सभी जगहों पे मतलब हड़ताल आयोजन किया गया। ठीक है, रावलपिंडी जो कि पंजाब में पड़ता था, शस्त्रागार रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। ठीक है, तो पंजाब में भी जितने भी रेलवे कर्मी थे सारे के सारे अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में मतलब कहाँ चले गए, तो सारे के सारे हड़ताल पे चले गए। ठीक है, हालांकि 1908 की गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई और फिर पूर्णतः मतलब समाप्त हुई, और यही रुचि 1919-22 के पहले भी उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, और यह रुचि फिर से 1919 से लेकर 22 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ कहाँ पे हड़ताल हुआ फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि एवं नस्लीय अपमान प्रधानतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों के मुद्दों के कुछ हड़तालें हुई। सितंबर 1905 में हावड़ा में बंड कंपनी, ठीक है, बंड कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे अपमानजनक समझते थे, बहिर्गमन किया तथा समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। ठीक है, तो उन्होंने काम रोक दिया। ठीक है, कहा बंगाली बाबू ने मतलब बड़े अधिकारी जो थे 247 उन्होंने किया बंगाल में। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे तो सरकारी छापाखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। क्या हुआ? तो प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई, ठीक है, 1906 में। फिर 1905 और 1908 के बीच में पटसन के कारखाने में प्राय मतलब हड़ताल होती रही, जिससे विभिन्न समयों में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। उस समय बंगाल में आई थिंक 18 कारखाना रहे होंगे, तो 18 में से 18 कारखाने जो होता है प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई ने टूटी कोरिना त्रिनुलवेली की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे विदेशी स्वामित्व वाला पटसन मिलों में हड़तालों का नेतृत्व किया। रावलपिंडी की बात करेंगे, रावलपिंडी पंजाब में शस्त्रागार और रेलवे कर्मी जो थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पे चले गए। हालांकि 1908 की गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक से कम हो गई और फिर पूर्णतः समाप्त ही हो गई, ठीक है। और यह रुचि फिर 1919 और 22 से पहले फिर कभी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। फिर चलेंगे असहयोग आंदोलन के समय हम लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार पर, ठीक है, ज्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियां जैसे कि ईस्टर्न इंडियन रेलवे इत्यादि ने भी हड़तालें भी आयोजित की गई, ठीक है। किंतु आंदोलन मुसलमानों को, विशेष करके मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सकी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहले ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने के लिए नीति अपनाई तथा उन्हें आंदोलन से पृथक रखने के लिए सफल रही, ठीक है। क्योंकि वही बोले थे, यहाँ पे मतलब बोला गया था अगर मुस्लिम लीग अगर बनता है तो मुसलमानों का जो भी हक जो होगा सो मतलब ब्रिटिश के द्वारा मतलब क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसलिए मुसलमान जो थे इससे मतलब अलग रहते, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिकता जैसी घटना आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। सरकार के सहयोग से ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन को विफल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया। और आगे चल के भी बार बार मतलब क्या करेगा, मुस्लिम लीग को एज ए मतलब मोहरा के तौर पर मतलब ब्रिटिश जो थे उसको मतलब प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। ध्यान में कहा जाता है भारत विभाजन भले ही 1947 में हुआ, 1947 में हुआ, लेकिन इसकी नींव तो बहुत दिन पहले, ठीक है, 1909 में ही रख दी गई थी, ठीक है। कब रखी गई थी? मार्ले मिंटो जो सुधार जो आया था 1909 का जो अधिनियम जो था उसी समय रख दी गई थी भारत विभाजन की नींव, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे, आंदोलन की अखिल भारतीय पहलू की बात करेंगे तो बंगाल में प्रारंभ हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने बंगाल के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा आंदोलन का जनाधार बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों के उद्गारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसकी सहायता के उपनिवेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। यह आपका आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू था, जिसमें बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ही शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आंदोलन का अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। मतलब ये भी चाहते थे कि आंदोलन केवल एक लिमिट जगह पे क्यों रहे, ठीक है, इसको अन्य जगह पे पूरे भारत में क्यों नहीं रखा, जो कि अरविंद घोष का विचार था, वो भी मतलब तिलक का भी विचार था, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी, ठीक है। कांग्रेस ऐसा 1906 का जो सेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था 1906 का सेशन? बनारस 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 1906 तो कोलकाता में कब हुआ था? 1905 वाला सेशन कहाँ हुआ था? 1905 वाला 1905 बनारस में हुआ था ना, बनारस बोल अधिवेशन। रहे 1905 में बनारस, 1906 वाला सेशन में ये बात कही गई थी से मतलब स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पे चलाई जाए। इसका मतलब इसका मानने वाले लोग जो थे अरविंद घोष थे या तिलक थे, जबकि कांग्रेस कहती थी नहीं, इसको मतलब जहां चल रहा है वहीं पे रहने दे। ये 6 वाला सेशन में था, ठीक है, जो कि कलकत्ता सेशन में था, ठीक है। 1905 वाला। बिल्कुल, आगे चलेंगे तो बंगाल विभाजन का लोप। अब लोप कैसे होता वो भी देखेंगे। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से, ठीक है,
क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के वजह से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमानों को काफी आघात लगा। विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली आने की घोषणा की, जो मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया। क्या क्या चीज हुई? दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ, जो कि मतलब मुसलमानों का केंद्र था। मुसलमानों का केंद्र क्यों था? तो भाई साहब सिंपल सी है, मुगलों की वजह से मुसलमानों का वह केंद्र हुआ करता था। ठीक है, बिहार एवं बंगाल की बात करें, बिहार एवं उड़ीसा की बात करेंगे, इसको बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत ही बना दिया गया, और साथ में असम को भी एक अलग मतलब क्या बना दिया गया? प्रांत बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आप चलते आगे क्या है, तो स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन क्या निकल कर आता है उसकी जरा चीजों को समझते हैं। तो देखेंगे स्वदेशी आंदोलन की असफलता। 1908 में एक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद, यद्यपि ये चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका था। इसके कई कारण थे। कारण क्या था, क्यों मतलब ये इसका मूल्यांकन करेंगे तो असफलता के कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दंडात्मक रूप अपनाया। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। ठीक है, कोई ना तो संगठन था, ना तो कोई पार्टी था। ठीक है, न तो कोई बड़ा मतलब कोई लीडर तो था, बहुत सारे लीडर थे, मतलब एक लीडर के हाथों में नहीं थी, हर जगह के खुद ही लोग सभी जगह से लीडर थे। न तो कोई पार्टी था, न सही ढंग से संगठित नहीं था। सिंपल शब्दों में कहेंगे तो यही। ठीक है, यद्यपि आंदोलन के विभिन्न गांधीवादी सिद्धांत तथा असहयोग सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, किंतु आंदोलन इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक निर्देश दिशा नहीं दे सका। ठीक है, बट डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, ध्यान, जो भी मूवमेंट चलेगा अगर वो दिशाहीन अगर होगा, लीडरलेस अगर हो जाएगा तो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। सोई असहयोग सॉरी इसके साथ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के साथ था। ठीक है, आंदोलन आगे चल के नेतृत्वहीन हो गया, जो बात मैं पहले आपको बता रहा था, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, देश से निर्वासित कर दिए गए थे। इसी समय अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पॉल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, अरविंद घोष भी ले लेते हैं, बिपिन चंद्र पॉल भी ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 में सूरत विभाजन हुई, इसके आंदोलन को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि सूरत में मतलब कांग्रेस में खुद ही मतलब क्या पड़ चुकी थी? फूट पड़ चुकी थी। ठीक है, यद्यपि आंदोलन ने जन सामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, ठीक है, परंतु इस शक्ति एवं ऊर्जा को संगठित कर वह सही स्वरूप तथा दिशा में सफल नहीं हो चुका। ठीक है, आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सकी। ठीक है, यह उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमानों तथा किसानों को प्रभावित करने का यह पूर्णतः असफल साबित हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप से ही रहे थे तथा ज्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। अशोक एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप में ही रहे तथा ज्यादा व्यवहारिक रूप मतलब नहीं ले सके। असहयोग एवं सत्याग्रह को अपनाया तो गया, ठीक है, मतलब गांधी जी को नीति जो थी, असहयोग, गांधी जी तो यहाँ पे थे नहीं अभी, लेकिन उनकी जो नीति आगे चल के आते हैं तो उसी नीति का थोड़ा थोड़ा पालन तो यहाँ पे किया गया था। असहयोग एवं सत्याग्रह का पालन तो कांग्रेस के द्वारा किया ही गया था, क्योंकि उन्होंने मतलब निंदा प्रस्ताव जारी किया, पत्र लिखे, ठीक है, भूख हड़ताल किया, ये सब तो किया, लेकिन ये मतलब केवल सिद्धांतिक रूप से रह रहा था, व्यवहारिक रूप में प्रयोग इसका नहीं हो चुका। बिना किसी सुनिश्चित योजना एवं कार्य नीति के किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती है। संभवतः इस आंदोलन के साथ भी यही विसंगति रही। ठीक है, न तो कोई निश्चित योजना था, न तो मतलब कोई कार्य नीति था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बिना किसी योजना का अगर आप आंदोलन चलाएंगे, न तो कोई कार्य नीति रहेगा, तो मतलब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको आगे चल के ले जाना मुश्किल होगा। वही मतलब स्वदेशी आंदोलन के साथ भी हुआ। ठीक है, अब चलेंगे स्वदेशी एक आंदोलन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। आपका क्रांतिकारी परिवर्तन किस तरीके से सिद्ध हुआ उसको जरा हम लोग समझेंगे। यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। इनका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य में सफल तो नहीं हो सका, लेकिन इसकी उपलब्धि रही है और इस उपलब्धि को आप नकार भी नहीं सकते। अब क्या इसकी उपलब्धि थी? तो यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए। अब परिणाम क्या क्या हुए थे सबसे पहले तो देखेंगे, तो सबसे पहले परिणाम ये होता है कि देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। यह आंदोलन स्वदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को ठीक है जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीतिक से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों तथा छात्रों, महिलाओं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अभी तक कोई ऐसा आंदोलन ही नहीं चला था जहां पे महिलाओं का भी पार्टिसिपेट हो,
छात्रों का भी पार्टिसिपेट हो, ठीक है, गांव एवं शहरों से काफी दूर रहने वाले गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन इस आंदोलन में सभी लोगों की सक्रिय भूमिका मानी जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यम स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना पत्रों के से असहयोग, मैंने बोला ना प्रार्थना एवं पत्रों से असहयोग की भूमिका थी, एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ था। तो गांधी जी का भले ही मूल सिद्धांत थे जिसका गांधी जी ने भारत में बाद में प्रयोग किया, लेकिन कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत जो थी आपको इसी में आपको देखने को मिलता है, जहां पे कांग्रेस मतलब क्या कर रही थी, याचना कर रही थी। ठीक है, ध्यान में रखें, कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस याचना कर रही थी, पत्र लिख रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सब असहयोगात्मक कदम थे जो कि इस आंदोलन में उठाए गए थे। हालांकि ये केवल व्यवहारिक रूप से कभी भी इसका प्रयोग नहीं हो पाया, गांधी जी ने इसको व्यवहारिक रूप से इसको सतल पे मतलब पटल पे धरती पटल पे मतलब इसके लाके प्रयोग किया था, लेकिन इन लोगों ने उस तरीके से नहीं कर पाया। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र की बात करेंगे तो राजनीतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान और उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। मैंने बताया भारतीय उद्योग को मतलब बढ़ावा मिला, ठीक है, बहुत सारे मतलब उस समय के चित्रकला उस समय बहुत बहुत ध्यान रखें, बहुत सारे मतलब चीजें जो निकल कर आई उसमें बहुत सारे भारतीय चित्रकार जैसे नंदलाल बोस हो गए, ठीक है, तो इन लोगों ने भी अपना अपना जगह पे मतलब योगदान दिया। साहित्यिक परिवेश भी आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। आंदोलन से लोगों की तंद्रा टूटी तथा साहसिक राजनीतिक भागीदारी में राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। अब यही स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट में ही आगे चल के आप देखेंगे असहयोग चलेगा, समन्वय आंदोलन चलेगा, तो उसका कहीं ना कहीं से पटल की बात करेंगे तो पहले ही स्वदेशी मूवमेंट में बन चुका था। अब असहयोग कितना दिन बाद चलेगा, ठीक है, 12 से 13 वर्ष के बाद असहयोग चलेगा, तो लोगों को हवा तो लग चुका था इस तरीके से आंदोलन को चलाया जा सकेगा, तो उसकी मतलब एक परिवेश जो थी पहले ही तैयार हो चुकी थी। तो असहयोग गांधी जी को चलाना काफी अधिक हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। हालांकि असहयोग भी असफल ही रहा था। शबनीय अज्ञा आंदोलन भी जो मतलब कुछ कार्यों में सफल नहीं थे, कुछ कार्यों में, कोई भी आंदोलन पूरी तरीके से फ्लॉप शीट नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे ये अपने चीजों को प्राप्ति के लिए पूरा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं से सफल भी रहा था, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर दिया था, लोगों को सिखा दिया था आगे चल के आंदोलन को किस तरीके से चलाना है। ये सारी चीजें तो यहाँ पे हो चुकी थी, तो कुछ लक्ष्यों में अपने आप में तो ये सफल तो रही थी। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समझ मतलब अनावृत कर दिया। उपनिवेशी ताकत किस तरीके से मंशा रखती है, भारत को किस नजरिए से देखती है, इन सारे चीजों को लोगों को मतलब जगाने का मतलब काम किया, ठीक है। आंदोलन से प्राप्त अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीतिक तय करने में सहायता मिली। तो सबसे बड़ा रीजन यही था। तो लोगों को मतलब क्या मिला, तो लोगों का सबसे ज्यादा क्या मिला, तो लोगों को क्या मिला यहाँ पे, तो लोगों को मतलब एक तरह का मतलब क्या मिल गया, तो क्या बोलते हो, एक्सपीरियंस, ठीक है, तजुर्बा, अनुभव मिला से आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीके से मतलब क्या हो चलाया जाए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो यही चीज आगे चल के आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, तो आपको आगे चल के जो असहयोग होगा, शबनीय अज्ञा होगा, तो उसमें आगे चल के मदद मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रवादियों की कार्यपद्धति से उग्रवादी तरीकों का बल प्रदान हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर मूवमेंट को जो चलाया गया, स्वदेशी को जो चलाया गया, कहीं ना कहीं से इसको लीड करने वाले जो थे क्रांतिकारी नेता ही थे, तो उसको मतलब बल प्रदान किया, ठीक है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिका में अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक एवं व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी का जो नीति जो था, ठीक है, बहिष्कार करने का, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में जो उनका जो नीति जो था, कौन सी नीति थी उनकी, याचिका एवं अनुनय विनय करने की जो नीति थी उसको अप्रासंगिक सिद्ध कर दिया। मतलब कि अगर मान लीजिए इनका इन लोगों का क्रांतिकारियों ने कहा से आप किसके साथ याचना कर रहे हैं, आप किसके साथ अनुनय विनय करें, जो कि आपका सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सके, ठीक है। उनकी यह सफलता इस बात से सिद्ध हो गई कि युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया। देश का जो युवा पीढ़ी जो था उनके नेतृत्व को क्या किया, नकार दिया तथा उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया, ठीक है। जन सहयोग प्राप्त करने में नरमपंथियों की असफलता ने ये बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियां भारतीयों में जड़ें नहीं जमा सकी, ठीक है। नरमपंथी अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रहे तथा उनके नेतृत्व में आंदोलन में कोई खास प्रगति नहीं हुई। किसके नेतृत्व में, तो उदारवादियों के नेतृत्व में। अब आते हैं अतिवादी नेता में, ठीक है। लेकिन अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली में भी एक रूपता का अभाव रहा। इनकी कार्यप्रणाली से अहिंसात्मक एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए, ठीक है, जो कि अहिंसा सर अतिवादी
अतिवादी हम लोग राष्ट्रवादियों को ही कहेंगे, क्रांतिकारी नेता को अतिवादी कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। वही तो इनकी उग्रवादी जो, भी हुए, वही अतिवादी भी हुए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल वही सारे सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी उन्हीं को कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे को नीति जो इनकी थी, तो इनसे अहिंसात्मक वैधानिक आंदोलन के जो समर्थक जो थे उनसे असंतुष्ट हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले उदारवादी लोग हैं, ये तो देश के लोगों को अपने पक्ष के करने में फेवर में तो नहीं रह पाए, क्योंकि इनकी नीति जो थी याचना करने वाले, अनुनय विनय करने वाली नीति, तो लोगों को अपने फेवर में नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा रीजन हम उठा के चलेंगे, इनका क्या नाम है, अतिवादी या फिर उदार उग्रवादी या फिर क्रांतिकारी कह लीजिए, तो ये भी अपने फेवर में सभी लोगों को नहीं कर पाए। रीजन क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था अहिंसा एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक जो थे उनको अपने फेवर में नहीं कर पाए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं में यथा अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय के उद्देश्य में भिन्न भिन्न थे, इनके अलग अलग उद्देश्य थे। तिलक के लिए स्वराज का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरविंद घोष ने विदेशी सामान को पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज मानते थे, किंतु राजनीतिक एवं सैद्धांतिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता पर बल देने का, आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज्यादा सफल रहे, ठीक है। मतलब लोगों का समर्थन, अगर समर्थन की बात करेंगे तो उदारवादियों के कंपैरिजन में इनको ज्यादा समर्थन मिला, लेकिन समाज के सभी वर्गों का समर्थन इनको भी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार प्रसार तथा सेवा एवं त्याग की भावना को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का, ठीक है, क्या किया, संचार करने का सराहनीय कार्य किया, किंतु कहीं कहीं पे अतिवादी संक्रिकता के, ठीक है, संक्रिकता के भावना के शिकार रहे। उनके परंपरागत में रूढ़िवादी विचार भी यदा कदा उन्हें कार्यों में बाधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम विरोध, इसने 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें। सम्मति, एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, क्या था, एज ऑफ कंसेंट मतलब सहमति, मतलब क्या, एक रिलेशनशिप के लिए क्या मतलब सहमति की उम्र क्या होनी चाहिए, तब 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर जो प्रतिबंध, इसका विरोध किया था, किसने विरोध किया था, तो तिलक ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सारे लोगों को मतलब पसंद नहीं आई, ठीक है। उसके बाद गणपति एवं शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय तथा गोवध पर प्रतिबंध का समर्थन करने जैसे कार्य से उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी राष्ट्रवादी की बन गई, ठीक है, जिनसे मतलब मुसलमान समाज समझ रहा है तो दूरी बना लिया। इस प्रकार बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रचार किया, इनसे कई मुस्लिम ने आंदोलन को दूर कर दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो समाज का एक वर्ग तो इनसे टूट गया। इस प्रकार उग्रवादियों के कार्यों एवं नीतियों ने उपनिवेशित शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उन्हें इस कार्यों में से धर्म एवं राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिनके दुष्परिणाम कालांतर में भारतीयों को मतलब झेलना पड़ा, ठीक है। तो इनका विरोध करने का तरीका तो इनका सही था। एक मिनट, क्या पता कुछ लोग मैसेज करके मेरे ही ग्रुप का लिंक देते हैं, प्रचार करते हैं, और मैं कभी किसी को नहीं कहता उस ग्रुप का लिंक किसी को देने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, फिर भी कौन लोग है नहीं करते हैं, सबको लगता है मैं ये काम करवाता हूँ। गजब हाल है। यस सर, ये मेरे साथ में भी हुआ है। मुझे भी किसी ने लिंक भेजा था आपके ग्रुप का ही क्लास ज्वाइन करने के लिए, जबकि मैं ऑलरेडी इस ग्रुप में हूँ। ये कुछ ही लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं अच्छा काम करें लेकिन इसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। और अभी भी एक मैसेज आया था, सर आपके ग्रुप का लिंक दिया गया, जिनको जुड़ना है खुद भी जुड़ जाएंगे, ऐसा बात थोड़ी ना है। फोन करते ये काम नहीं करते, पता नहीं, ज्यादातर लड़कियों के पास मैसेज आता है, ठीक है, छोड़िए हटाइए, ठीक है। इस प्रकार उग्रवादी के कार्यों एवं नीतियों से उपनिवेशित शासन का आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनके कार्यों से धर्म एवं राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, ठीक है। इसके बीच में धर्म एवं राजनीति के मध्य एक अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत होती है, ठीक है, जो कि आगे चल के भी इसका दंश जो है से झेलना पड़ा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सूरत विभाजन निकल कर आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, जिसका प्रमुख कारण कांग्रेस के दो विपरीत विचारधाराओं का उदय था, ठीक है। सूरत के रुख की बात करेंगे तो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल, ये समझिए गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुई,
ठीक है, संपन्न हुआ तो उदारवादियों एवं उग्रवादियों में मतभेद खुलकर सामने आया। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। इसे नरमपंथी का जो नीति जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति मतलब क्या है, काफी अधिक मतलब उदार है, ठीक है, इसकी मतलब निंदा की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे क्या चल के चीजें निकल कर आती है, तो आगे चलेंगे। तिलक की मंशा थी कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूरे मतलब बंगाल एवं देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए तथा इसके अन्य संस्था जैसे कि सरकारी सेवाएं, न्यायालय व्यवस्थापिका सभाओं को सम्मिलित करके इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप मतलब प्रदान किया जाए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का तिलक का ऐसा मानना था, ठीक है, किसका मानना था, तो तिलक का ऐसा मानना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या निकल कर आता है, ठीक है, जबकि उदारवादी इस आंदोलन के केवल बंगाल तक ही मतलब सीमित रखना चाहते थे। मैं पहले ही आपको बता चुका है उदारवादी का क्या विचार था कि केवल इसको बंगाल तक ही मतलब क्या रखा जाए, सीमित रखा जाए, ठीक है। इसी के लिए मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में मतलब क्या होता है, मतभेद उत्पन्न होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन जो थे मतभेद उत्पन्न होने का, लेकिन ये भी एक आपका क्या था, महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि मतलब उदारवादियों का विचार क्या था से इस आंदोलन के बंगाल तक सीमित तक है, जबकि जो अतिवादी जो थे या फिर क्रांतिकारी थे वो चाहते थे इस आंदोलन को मतलब क्या करे, बंगाल से बाहर संपूर्ण भारत में इसको लागू करे, ठीक है। अन्य संस्थाओं ने इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार लिया जाए, जबकि उदारवादियों का मत है कि बंगाल विभाजन का विरोध सैद्धांतिक तरीके से किया जाए तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। समझ रहे हैं ना, मतलब इनका कहना था बंगाल विभाजन का विरोध तो हम करेंगे लेकिन कुछ सैद्धांतिक तरीके से करेंगे, लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, सभाएं आयोजित करेंगे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, न कि मतलब ब्रिटिश सरकार को असहयोग करके, ठीक है। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए मध्य मार्गी प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, ठीक है। स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन तो टल गया, ठीक है, तो वहां पर 1906 वाला में तो नहीं हुआ, 1905 वाला में तो नहीं हुआ। उसके बाद दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन फिर कलकत्ता में होता है, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या किया गया, तो इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों एवं क्रांतिकारी आतंकवाद का उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उग्रवादियों का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को, ठीक है, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसे बनाना चाहते उग्रवादी, तो तिलक को बनाना चाहते थे या फिर लाला साहब को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है, ध्यान रखो। जबकि नरमपंथी ने इस पद के हेतु डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, बहुत जगह घोष होगा लुसेंट में भी लेकिन घोष है, ठीक है, नाम प्रस्तावित किया। अंततः दादा भाई नौरोजी सर्वसम्मति से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो बाद में जाकर दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रश्न पूछ देता है 1900 में जो कलकत्ता का जो अधिवेशन जो हुआ था इसमें उदारवादी के तरफ से नेता कौन थे, तो उदारवादी के तरफ से नेता चुना गया, रास बिहारी घोष को चुना गया। जबकि इधर अतिवादी की बात करें, क्रांतिकारी नेता में दो का नाम सुझाया गया, तो लाला लाजपत राय को बना दो या फिर तिलक को बना दो। तो लेकिन दोनों की तरफ से बीच में मतभेद न होते एक तीसरा आदमी को बना दिया गया जिसका समर्थन देने से किसी तो भी इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है, चुने गए तथा ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज या स्वशासन से कांग्रेस को अपना लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्वराज या फिर स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज या स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, बनारस अधिवेशन में नहीं, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, ठीक है, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। जिसके बाद में इस विषय पर उदारवादियों में उग्रवादियों में मतलब बहस छिड़ गई। स्वराज शब्द का प्रयोग तो किया गया लेकिन स्वराज क्या होना चाहिए, इसका सही से अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो इसका सही डिफिनेशन जो था नहीं दिया गया। स्वराज होगा तो स्वराज होगा क्या, ठीक है, उसकी चीजें नहीं बताई गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थानों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर निकाय इत्यादि का बहिष्कार करने का मांग प्रारंभ कर दिया, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज्यादा महत्व न मिलने के कारण भी उनमें निराशा थी। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतलब मतभेद मतलब बढ़ने लगा, ठीक है। तो 1905 बता दिया बनारस बना, 1906 वाला कलकत्ता। आप सीधे कहाँ चलेंगे, सीधे आप सूरत चलेंगे, ठीक है। सूरत में क्या होगा, 2 साल के मतभेद होते होते अंतिम में टूट जाएगा, ठीक है। उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करने का उपयुक्त समय है। उग्रवादी क्या मानते थे, जब स्वदेशी आंदोलन देश में चल रहा है, लोग जो है बिल्कुल मतलब क्या तैयार है, लोग किसी भी तरीके से चीजों को मतलब करने के लिए तैयार। अभी एक ऐसा समय है से मतलब एकदम लोहा गर्म है,
हथौड़ा मार के पूरे देश भर में मतलब क्या चलना चाहिए, एक मतलब व्यापक आंदोलन मतलब छेड़ देना चाहिए, जिससे मतलब उदारवादी नेता जो थे इनके बातों से मतलब संतुष्ट नहीं थे। उनका मत था कि अब जो समय आ गया है कि ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त तथा उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला से उदारवादी जो है ना इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है, उनको समझा से काफी काबिल ही नहीं है। ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। उग्रवादियों ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि इस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद के विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों जो थे अपने अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पे तुले हुए हैं। उदारवादी ये विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा ही प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का उनका सपना पूरा हो जाएगा। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, जिनमें भारतीय हितों का मतलब नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नरमपंथी भी निकल कर आते हैं, जिनमें से नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी वगैरह सब आते थे। एक उदारवादी थे, एक गुरुवादी थे, एक नरमपंथी थे। इन्होंने बोला से कांग्रेस को भी ऐसा कोई भी मतलब कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मतलब बात करेंगे जिससे मतलब भारतीयों के हितों का मतलब नुकसान पहुंचे। एक क्या चाहते थे, एक चाहते नहीं भाई हम अपना अभी भी अनुनय विनय करेंगे, मतलब बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को उस तरीके से दबाव नहीं बनाएंगे जैसा कि उग्रवादी चाहते थे। उग्रवादी का मानना क्या था से मतलब भाई साहब अभी पूरी तरीके से देश का माहौल एकदम गर्म है, अभी मतलब एक राष्ट्रीय स्तर का मतलब आंदोलन चलाओ जिससे मतलब ब्रिटिश सरकार का मतलब जड़ से मतलब उखाड़ फेंक दिया जाए। ठीक है, यही दोनों में मतभेद हो गए। ठीक है, उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं चाहते थे। ठीक है, उदारवादी यह अनुमान नहीं लगा सकी सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों के उदारवादियों से पृथक करना न कि उदारवादी को उपहार देना है। अतिवादियों ने भी नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया। दोनों ही पक्ष इस बात पर महत्ता से परिचित नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को किसी विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन व आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, दोनों बोले से नहीं हमें तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, उसने बोला हमें तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ने इस चीज को मतलब विश्वास नहीं किया। तो भारत जैसे देश में, ठीक है, भारत जैसे देश की बात करेंगे तो अगर आपको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई आंदोलन अगर चलाना है तो इसमें यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या करती है, तो यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसको मतलब किसी ने भी मतलब क्या रखा, तो किसी ने भी मतलब ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किसी ने भी मतलब क्या किया, तो किसी ने भी मतलब ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मतलब दोनों पार्टी आगे चल के सूरत में जाके टूट जाएगी। ठीक है, अब आ ही जाएगा, सूरत आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। विभाजन सुनिश्चित होना, विभाजन कब सुनिश्चित हो गया, तो आदिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए तथा बंगाल तथा बाल गंगाधर तिलक के लाला लाजपत राय को इसके अध्यक्ष चुने जाए। ठीक है, साथ ही यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते हैं कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए तथा किसी भी हालात में, ठीक है, तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस के अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की। ठीक है, उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस के अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। सूरत जो था उस समय का, उसे तो गुजरात थोड़ी ना बना, गुजरात कब बनेगा, गुजरात कब बनेगा, अरे गुजरात कब बनता है सौराष्ट्र के नाम से, पता नहीं 1960 में बनेगा ना। आवाज नहीं जा रही क्या, 1960 में बनेगा। ठीक है, तो उस समय जो सूरत जो था ना, तो सूरत उस समय कहाँ आता था, बंबई में ही आता था। ठीक है, तब बंबई जो था तिलक का गृह जिला था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उन्होंने रास बिहारी घोष को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लाने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों के पक्षों में अरियल रुख अपना लिया तथा समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने विभाजन सुनिश्चित हो गया। चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य स्वशासन की मांग की तथा असंवैधानिक तरीके से आंदोलन को जारी रखने का मतलब क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। ऊपर का कुछ स्टेटमेंट छूटा था, उसके स्टेटमेंट को पहले कर दे रहा हूँ, फिर नीचे के चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले, लिखना है लिख लीजिएगा, लेकिन स्टेटमेंट करते चलिए। यही से छूटा था, स्टेटमेंट भी था क्या, नहीं ये छूट गया था ना। उदारवादियों एवं उग्रवादियों में अंतर क्या था, सामाजिक आधार पर जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्य वर्गीय लोगों के बीच। उदारवादी लोग क्या था, तो सामाजिक आधार जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में ये लोग थे। उदारवादी जिनको नरमपंथी कहते थे। सामाजिक आधार शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के मतलब बीच थे। ठीक है, ये शिक्षित थे,
शहर में ही थे, लेकिन यहाँ पे उच्च मध्यम वर्गीय, यहाँ पे निम्न हो जाएंगे, ठीक है। सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत, ठीक है, पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास, ठीक है। तो इनका जो कल्चर जो था, ठीक है, वेस्टर्न था, विचार जो था वेस्टर्न था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यूरोपीय इतिहास था। जबकि इनका क्या था, सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत भारतीय इतिहास हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत हिंदू मूल्य, ठीक है। ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे उदारवादी, जबकि ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं थी इनकी, ठीक है। इनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हितों के लाभप्रद होंगे। जबकि इनका क्या मानना था, उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण जारी होता रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश ताज के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा थी उदारवादियों की, जबकि इनका विश्वास था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति क्या अयोग्य है। इनका मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय, ठीक है, भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनकी वहां तक मतलब क्या है, उनकी सोच विकसित नहीं हुई है, तो मतलब वो क्या कर सके, राजनीतिक आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सके। जबकि इनका क्या मानना था, इन्हें जन सामान्य की शक्ति एवं त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा थी। आगे चलेंगे, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने में संवैधानिक सुधारों की मांग की इन्होंने। जबकि इन्होंने भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग की। मतलब इन्होंने बोला कि भाई साहब संवैधानिक सुधार की मांग किया, ठीक है, भारतीयों को सहभागिता बढ़ाने की मांग की सरकारी सेवा में। यानी इन्होंने क्या किया, पूरी तरह स्वराज का ही मांग करने से, जो करेंगे स्वराज दे दीजिए, हमको जो डिसाइड करना होगा हम खुद डिसाइड कर लेंगे। केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य पाने का विश्वास रखते थे। आवश्यक पड़ने पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों जैसे बहिष्कार करना, हिंसात्मक प्रतिरोध से भी परहेज नहीं था, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा में सभ्यता के समर्थक, मतलब वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा में सभ्यता के समर्थक थे ये उदारवादी। भारतीय समारोह के आयोजक तथा प्रेस शिक्षा में भारतीय साहित्य के समर्थक थे। अगर यहाँ पे अगर बोल देगा, कभी पूछ देगा उदारवादी में उग्रवादियों में इनमें से कौन से अंतर था, तो आप लोग आसानी से कर सकते थे। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे ये हो गया था। चलिए, ये सरकार द्वारा दमन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों एवं सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए। इन कानूनों में राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, याद रखिएगा, राजद्रोही सभा अधिनियम 1905, ठीक है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 तथा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 प्रमुख थे। मुख्य अतिवादी नेता है बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोह के आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। चूंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारी द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाओं की मौत हो गई थी। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो देखेंगे जैसे कि सरकार के द्वारा क्या दमन किया गया। स्वदेशी मूवमेंट तो चला, लेकिन सरकार ने भी अपने पद से कुछ ना कुछ कदम उठाई। तो सरकार ने सबसे 1907 से 1911 के मध्य सरकार ने विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए। इन कानून में राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 पहला, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 आता है, फौजदारी कानून अधिनियम 1908 जो कि संशोधित रूप थे, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 इसके क्या था, प्रमुख थे। प्रमुख अतिवादी नेता की बात बाल गंगाधर तिलक ने 1909 में, ठीक है, 1909 में देशद्रोह का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। चूंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में जब मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास जो किया गया था, वहां पे बंगाल क्रांतिकारियों ने बम फेंकने के बारे में लिखा, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में आपका तिलक एक मतलब पहले ही तिलक एकमात्र ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको अपने पत्रकारिता के कारण मतलब राजद्रोह का मुकदमा लाकर जेल हुआ था, ठीक है। तो इनको पत्रकारिता के कारण जेल हुआ था, किससे, तो तिलक को हुआ था, ठीक है। तिलक ने लिखा कि यह निस्संदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार घिनौने कृत्य से यह संभव नहीं कि किसी देश में ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाए, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को यह याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की भी एक सीमा होती है, ठीक है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज प्रदान करने के लिए अधिकार की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उनपे 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्हें 6 वर्ष के लिए मतलब देश निकाला दिया गया। उन्हें 6 वर्षों के लिए कहा मांडले के जेल में भेज दिया गया, जो कि बर्मा में पड़ता था, ठीक है। मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया।
इस समय बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से मतलब संन्यास ले लिया था तथा लाला लाजपत राय विदेश चले गए। ठीक है, अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में भी असफल रहे, उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई तथा युवाओं को सहयोग समर्थन प्राप्त करने से मतलब नाकाम रहे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया। इसे दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में तिलक जो है फिर से मतलब जेल से रिहा होते हैं। ठीक है, 1908 में जेल गए और 1908 में जेल गया, 1914 में जेल से मतलब क्या होते हैं, रिहा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे तिलक जो जेल में जिस बंद थे ना, उसी में एक और भी व्यक्ति बंद था जिनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह शायद अजीत सिंह ही याद आ रहा है। मांडले जेल में ये भी थे। मांडली जेल में बहुत लोग गए थे। ठीक है, बहुत लोग गए थे। अजीत सिंह भी गए थे, ये भी गए थे, सारे के सारे मांडली जेल भी थे। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार की रणनीति कल पढ़ेंगे। कितना बहुत ज्यादा बाकी क्या है चैप्टर में। पार्लियामेंटो सुधार, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल होगा। ठीक है, कल कहाँ से पढ़ेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए कहाँ से होगा। 1 घंटा की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कल पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो सरकार की राजनीति से कल पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार की रणनीति से कल पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखें। अभी कुछ दूसरा चीज पढ़ेंगे, आज थोड़ा लक्ष्मीकांत भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 5 मिनट का सर